हेलो एवरीबॉडी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो शुरू होगा सब्सटेंस क्राइसिस का, जो क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और पिछले वीडियो में हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और द रीजन फॉर ट्रेजरी इम्पिटी तक पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ेंगे सब्सटेंस क्राइसिस द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो आइए पहले लेक्चर पर चलते हैं। सब्सटेंस क्राइसिस की ये कुछ इमेज हैं, देखिए इसी तरह के हैं। अब आते हैं उसके पॉइंट पे। अब पहली बात ये है कि सब्सटेंस क्राइसिस है क्या। तो इसकी डिफिनेशन है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडजर्ड। मतलब कुछ एक ऐसी हार्श सिचुएशन, मतलब एक ऐसा हार्श समय जहाँ पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड होते हैं, जो बेसिक मीन्स होते हैं हमारी ज़िंदगी का, वो ख़त्म होने के कागार पर आ जाते हैं। जैसे हमारी जो बेसिक मीन्स है, जैसे इंडिया में दाल रोटी हमें चाहिए, उसी तरह फ्रांस में क्या था, उनका ब्रेड था। तो ब्रेड था और भी चीज़ें थीं जो उस समय एक्सट्रीम सिचुएशन थी, उस समय जो ख़त्म होने के कागार पे आ गई थी, उसी को कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। अब बात ये है कि क्या रीजन था सब्सटेंस क्राइसिस का। तो देखिए, किसी भी चीज़ में पहला फ़र्क तो होता है उसके पॉपुलेशन का। अब मान लीजिए आप ही के घर में दो किलो चावल, 2 किलो चावल में 10 लोग खाना खा रहे हैं। तो अब जब 20 लोग हो जाएंगे तो सबको कम कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी तरह ये भी हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए पहला पॉइंट जो है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715 इज 23 मिलियन बट इट इंक्रीज टू 28 मिलियन इन 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की 1715 में, वो सिर्फ 23 मिलियन थी, पर 28 मिलियन 1789 तक आते आते 28 मिलियन हो गई। तो देखिए 5 मिलियन तक पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। फिर ड्यू टू, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स वाज आल्सो इंक्रीज। जायज़ सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट सो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इंक्रीज। अब जिसका प्रोडक्शन कम है, और मान लीजिए कोई एक सामान है, उसके विक्रेता 10 चाहिए, तो उसका दाम तो बेसिक मीन्स है कि उसका कॉमन सेंस लगाइए, उसका दाम तो हाई जाएगा ही। तो वही हो रहा था कि प्रोडक्शन कम था और प्राइसेस ज़्यादा थे। और उसमें एक और बड़ी बात थी कि वेजेस ऑफ लेबर्स वर फिक्स्ड। जो लेबर्स के वेजेस थे वो फिक्स्ड थे। आपको और एक बात बता दें कि ये जो सिस्टमेटिक वे में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पॉइंट्स बनाकर, ये आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स भी हो जाता है। अगर आप पूरे चैप्टर जो भी हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं, पूरी एसएसटी का वीडियो डालेंगे हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि अगर आपका 100 में से 95 नंबर प्लस नहीं आया बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फिर खैर छोड़िए, आप बस मेमोराइज करते रहिए, डेली 1 घंटा एसएसटी उस सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये मेमोराइजेशन पर पूरा डिपेंड है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्राइविलेजेस। मतलब कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो थर्ड ई स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग थे, अब वो थोड़ा थोड़ा अपराइज होने लगे थे। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है ए सेक्शन ऑफ थर्ड ई स्टेट बिकेम प्रॉस्परस। जो सेक्शन ऑफ थर्ड ई स्टेट था वो थोड़ा थोड़ा रिच होने लगे थे, मतलब अमीर होने लगे थे। तो कौन से सेक्शन थे, तो सेक्शन ऑफ मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, ये लोग थोड़े थोड़े प्रॉस्परस होने लगे थे, मतलब थोड़ी रिच होने लगे थे। और इनकी हालात जो पहले थी उससे थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी। अब क्यों सुधर रही थी, बाई ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ओवरसीज ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते थे। लॉयर्स की तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वकालत जो करते थे वो। फिर इसी तरह जब ये रिच हो गए, जब ये प्रॉस्पोरस हो गए, तो फिर अगला पॉइंट देखिए क्या है कि व्हेन सेक्शन ऑफ थर्ड ई स्टेट बिकेम प्रॉस्पोरस दे स्टार्टेड टू गेन एजुकेशन। एक बात और याद रखिएगा कि जो सेक्शन ऑफ थर्ड ई स्टेट, सिर्फ एक सेक्शन थर्ड ई स्टेट का प्रॉस्पोरस हुआ था, पूरा थर्ड ई स्टेट नहीं प्रॉस्पोरस हुआ था। तो जब ये लोग प्रॉस्पोरस हो गए तो ये लोग क्या गेन करेंगे, स्टार्ट कर दिए, एजुकेशन को गेन करना स्टार्ट करिए। मतलब कि इनकी जो आने वाली पीढ़ी थी उसको एजुकेटेड करने का ये लोग संकल्प ले चुके थे। अब देखिए, आफ्टर थर्ड ई स्टेट एजुकेटेड दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जब उनकी आने वाली पीढ़ी जब एजुकेटेड हो गई, तो तब उन लोगों ने सोचा कि नहीं, कोई भी ग्रुप हो, वो बर्थ से ही उसको कोई भी प्राइविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। फिर
देन आफ्टर दे डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी का डिमांड करते हैं जो इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड हो। फिर और इसका मेन कारण क्या था कि दे वर इंस्पायर्ड बाय द फिलोसोफर। इसमें 3 फिलोसोफर का मेन रोल है, जॉन लॉके और मॉन्टेस्क्यू हैं और एक फिलोसफर हैं। अब उनके बारे में आइए अब आगे बढ़ते हैं फिलोसफर की तरफ। तो पहले फिलोसफर का नाम है जॉन लॉके। ये देखिए जॉन लॉके की तस्वीर है। अब इनका क्या था रोल ऑफ फिलोसफर, इनकी एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये क्या शो किए थे, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब कि जो रिफ्यूट ऑफ डॉक्ट्राइन था और एब्सोल्यूट राइट जो लोगों को पहले से ही जन्म से ही मिलता था उसको रिफ्यूट कर रहे थे, ये इनका काम था। अभी दो मेन फिलोसफर और बचे हैं। अब ये देखिए ये है हमारे जीन जैकस रूसो, ये उनकी इमेज है। अब ये इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखा था कि इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे वो अगर जैसे हमारे भी देश में हर जगह जहाँ पे है यही है कि चाहे अमिताभ बच्चन वोट दें या कोई आम नागरिक दे, उनकी भी वोट की वैल्यू 1 है, आम आदमी की भी वोट की वैल्यू 1 है। तो वही जीन जैकब रूसो के भी कहने का मन था, कहना चाहते थे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। अब आइए अगले फिलोसफर की तरफ बढ़ते हैं। अगले फिलोसफर का नाम है मॉन्टेस्क्यू, ये उनकी इमेज है। इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या लिखा था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। वही सेम चीज़ जो आज है हमारे देश में कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहना चाहिए, उसको डिवाइड करके रखना चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये तो हुआ रोल ऑफ फिलोसफर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा पॉइंट है द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन में देखिए तो बात ये था कि जो देखिए पीछे से पहले इसको ज्वाइन करते जाइए, समझते जाइए, ये इमेजिनरी इमेज अपने भी दिमाग में मत आइए, तब जाके हिस्ट्री आप पढ़ पाएंगे। और अगर इसी हिसाब से अगर आप लेक्चर सुनते रहें, नोट्स को मेमोराइज करते रहें, मैं कह रहा हूँ कि आपका 95 मार्क्स से कम 95 मार्क्स प्लस जाना ही जाना है। तो देखिए द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन में देखिए लुई 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स। लुई 16 प्लान करते हैं टैक्स को इम्पोज करने का, पर सेकेंड पॉइंट में देखिए कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ द ई स्टेट जनरल ड्यू टू ओल्ड रिगमी। अब देखिए कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ ई स्टेट जनरल, मतलब जो टैक्स है उसको इम्पोज नहीं कर सकते थे। किस लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि विदाउट ई स्टेट मीटिंग, ये पहली की ओल्ड रिगमी थी, मतलब ये रूल बना हुआ था कि जब टैक्स बढ़ाना रहेगा तो ई स्टेट जनरल की मीटिंग के बाद ही वो बढ़ेगा। और ओल्ड रिगमी क्या है, बिफोर 1789। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑन 5 में 1789 मीटिंग ऑफ ई स्टेट जनरल टेकन। फिर 5 में 1789 को मीटिंग होती है ई स्टेट जनरल्स की। अब भाई जब मीटिंग हुआ तो कुछ तो हुआ होगा मीटिंग में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन द मीटिंग प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। मीटिंग में एक प्रपोजल रखा गया था न्यू टैक्सेस के लिए, टैक्स पे मीटिंग भी हुई थी तो टैक्सेस पे ही रखा जाएगा। अब इसमें था कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट। ये था कि 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट से होंगे और 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड ई स्टेट। फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 300, और थर्ड ई स्टेट से होंगे 600 रिप्रेजेंटेटिव। पर यहाँ पे एक रूल था, बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन अ प्रिंसिपल दैट ईच ई स्टेट हैड 1 वोट। सभी ई स्टेट के पास एक ही वोट होगा, मतलब 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट से तो होंगे, पर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से होंगे, थर्ड ई स्टेट में। और ई स्टेट जनरल में बता दें तो फर्स्ट ई स्टेट से एक, सेकेंड ई स्टेट से एक और थर्ड ई स्टेट से एक। तो फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट को तो टैक्स देना ही नहीं है, तो उनका क्या है, उनका परमिशन तो गारंटेड रहेगा कि हाँ भाई टैक्स बढ़ा लीजिए। पर किसको देना है टैक्स, थर्ड ई स्टेट को देना है टैक्स, तो वो बार बार फंस जाते थे। फिर देखिए जब वोटिंग इस प्रिंसिपल पे होने लगा तो थर्ड ई स्टेट सोचा कि जब टैक्स बढ़ रहा है तो हमारी वेजेस भी फिक्स्ड हैं, तो बात तो वही हुई कि टैक्स मिला जुला के हम ही पर बढ़ेगा ज़्यादा। तो फिर थर्ड ई स्टेट डिमांडेड फॉर इक्वल वोटिंग।
तो थर्ड स्टेट डिमांड कर देते हैं इक्वल वोटिंग की। पर जब ये डिमांड करते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट में देखिए तो किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। जो इनका प्रपोजल होता है कि इक्वल वोटिंग के बेसिस पे टैक्स रखना चाहिए, तो किंग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन आफ्टर थर्ड ई स्टेट बाइकआउट द असेंबली। उसके बाद जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे वो असेंबली को छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ पर, टेनिस कोर्ट, एंड फॉर्म नेशनल असेंबली। वहाँ पे जाके वो लोग अपनी एक अलग असेंबली बनाते हैं और उसका नाम देते हैं नेशनल असेंबली। और देन आफ्टर ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय थर्ड ई स्टेट। उसके बाद जो थर्ड ई स्टेट है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बनाता है। अब इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। नेशनल असेंबली जो थी बन चुकी थी नेशनल असेंबली, एक और असेंबली खड़ी हो गई थी। अब उसके बाद देखिए अगला क्या होता है अगले पॉइंट में। फिर मीराबिऊ वाज अ नोबल हेड द थर्ड स्टेट। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। मीराबिऊ कौन थे, नोबल थे। और ये नोबल कौन थे, फर्स्ट ई स्टेट वाले, इन्होंने भी हेल्प की थर्ड स्टेट की। अब्बेसियाज हु वाज अ प्रीस्ट हेड द थर्ड स्टेट ई स्टेट इन राइटिंग पैम्पलेट। पैम्पलेट क्या होता है, जो लिखा जाता है जिसपे व्हाट इज थर्ड ई स्टेट, जिसपे कुछ भी नारा वारा लिख के दिखाया जाता है, उसी को कहते हैं पैम्पलेट। तो अब्बेसियाज थे वो प्रीस्ट थे और इन्होंने भी थर्ड ई स्टेट को हेल्प की थी पैम्पलेट लिखने में कि थर्ड व्हाट इज थर्ड ई स्टेट, मतलब कि थर्ड ई स्टेट है क्या। जो भी मतलब अत्याचार तो देखिए तो ऐसे थर्ड ई स्टेट पे बहुत ज़्यादा हो रहा था इसीलिए। अब while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, France was in turmoil। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो फ्रांस एक बुरी स्थिति में था। अब कैसे बुरी स्थिति में था कि उस समय जो था फ्रांस में, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, हार्श विंटर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण ड्यू टू विच पुअर हार्वेस्ट एंड क्राइसिस स्टार्टेड इन द कंट्री। अब देखिए अब ये भी क्राइसिस भी स्टार्ट हो गई कंट्री में। अब हार्श विंटर, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी जिसकी वजह से जो फसल थी वो खराब हो गई और अब क्राइसिस स्टार्ट हो गई कंट्री में। अब इन्हीं क्राइसिस टू स्टॉप क्राइसिस किंग ऑर्डर द ट्रूप। अब इन्हीं क्राइसिस को रोकने के लिए किंग ने सेना भेजी, एक छोटी सेना। एगिटेटेड ट्रूप स्ट्रॉम्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ से पैदा हो जाती है। किंग भेजते हैं क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। अब जो वहाँ की जनता थी उन्हें लगता है कि ये जो सैनिक हैं राजा ने भेजे हैं हम लोग को मारने के लिए। तो एक बेस्टाइल बना था कि उसका मतलब ये था कि राजा जिससे भी गुस्सा होंगे उसको इस बेस्टाइल में रख देंगे। ये उनकी क्रूरता की निशानी थी। तो जो ट्रूप थी वो गुस्से में आ गई और बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद अटैक ऑन चेत्यू, ये भी था एक उनका, उस पर भी अटैक होता है। अब होल कंट्री वाज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट। पूरी फ्रांस जो कंट्री थी थर्ड स्टेट के लोग वो रिवोल्ट के मूड में आ गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जब पूरी कंट्री जब जनता ही नहीं राजा के वश में रहेगी तो राजा होकर क्या करेगा। तो देन आफ्टर लुइस 16 रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो लुइस 16 थे नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कहते हैं चलो ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। देन आफ्टर जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे उसके हिसाब से पावर्स वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी, टैक्सेस वाज एबोलाइज्ड। जो पावर थी क्लर्जी के पास और टैक्सेस के पास वो उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसी के साथ द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन का भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, 4 बार आप लेक्चर को, शॉर्ट वीडियो भी होंगे अगर आप रोज़ डेली अगर आप मान लीजिए इस तरह से पढ़िए कि एक 45 मिनट एक बार लेक्चर पढ़िए, फिर दूसरे दिन उसी को मेमोराइज करिए। लेक्चर अभी तुरंत पढ़ें फिर उसको तुरंत मेमोराइज करेंगे तो ये दिमाग में बैठना आसानी से बैठ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले लेक्चर पर। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया था, उसके बाद राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को, लुइस 16 जो राजा थे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिए थे। तो अब देखिए क्या होता है। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका कंप्लीट हुआ 1791 में। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्क, जो राजा की पावर थी, जो असीमित पावर थी राजा की, उसको सीमित कर दी गई।
और नेक्स्ट पॉइंट है उसके हिसाब से जो उनका था, कौन से थे, सेपरेशन ऑफ पावर इन ज्यूडिशरी, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी बुक थी, कमेंट में कमेंट करिए, से उनका नाम बताइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इन ज्यूडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो पावर था ज्यूडिशरी का, एक्सिक्यूटिव का और लेजिस्लेचर में, राजा के पावर को इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाए, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए एक और बात है, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, उसके बेसिस पे दो लोगों को मतलब वोटिंग राइट में भी विभाजन किया गया। अब कैसे किया गया, अब बात यह है कि एक्टिव सिटीजन कौन थे और पैसिव सिटीजन कौन थे। तो देखिए पैसिव सिटीजन कौन थे, मेन एबव एक्टिव सिटीजन, मेन एबव 25 ईयर्स हु पेड एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वेज। एक्टिव सिटीजन वो थे जो जिनकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर थी और वो जितना लेबर काम कर रहा है उसकी 3 days ऑफ लेबर वेज, जितनी लेबर की वेज है उसके 3 दिन जोड़ दिया जाए, अगर उतना टैक्स पे कर रहा है तो वो आता है एक्टिव सिटीजन में। पैसिव सिटीजन इसी का अपोजिट है। तो एक्टिव सिटीजन हैव वोटिंग राइट एंड पैसिव सिटीजन डू नॉट हैव वोटिंग राइट। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, पैसिव सिटीजन है, इसको सिटीजन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एबोलाइसिस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब इसमें देखिए कि फ्रांस जो है मोनार्की को एबोलाइज मतलब खत्म करता है और रिपब्लिक हो जाता है। तो पहला पॉइंट देखिए, लुइस 16 सीक्रेटली प्लान्ड एन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली विद द किंग ऑफ पर्सिया। तो जो लुइस 16 थे वो सीक्रेटली मतलब चोरी से प्लान करते हैं कि जो नेशनल असेंबली थी उसको हटा दिया जाए किंग ऑफ पर्सिया के मदद से। अब जाहिर सी बात है कि कभी एक राजा लुइस 16 जो होते थे अपने हिसाब से सारा काम करते थे, अब उन्हें किसी के दबाव में रहकर काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बिना किसी को बताए पर्सिया के राजा के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को ख़त्म कर देते हैं, जिसमें उनकी अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्ड हिम। जो और नेबरिंग रूलर्स थे वो भी हेल्प किए, जैसे ऑस्ट्रिया के राजा। अब बात यह है कि ऑस्ट्रिया के पर्सिया उनके मित्र थे, ऑस्ट्रिया भी क्यों मदद की, क्यों, याद करिए मैरी एंटोनिटी कहाँ की थी, प्रिंसेस ऑस्ट्रिया की थी, इसलिए। अब अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। जो नेशनल असेंबली थी उसमें उस समय पूरे फ्रांस में वो फैल चुकी थी, इसलिए जो देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़्यादा पीपल कहाँ रहते थे, थर्ड स्टेट में। तो उस हिसाब से देखिए, तो जब तक ये लोग वार डिक्लेयर करते हैं, जब तक अभी इन लोग की प्लानिंग चल रही थी, तभी नेशनल असेंबली को कहीं से ये बात पता चली, लीक हुई ये बात, और उन्होंने तुरंत वार डिक्लेयर कर दिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया के जिससे। और जब ये वार हुआ तो कौन जीता, नेशनल असेंबली जीत गई। फिर जो इस बार का रिवोल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, रिवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। पर जो इस बार का रिवोल्यूशन हुआ वो ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी मांग रहा था, जैसे जिन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था उनको भी वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन हुआ। 1000 ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। जो हजारों लोग, वही तो कह रहे हैं कि थर्ड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, तो और भी लोग वॉलंटियर्स जो आर्मी को ज्वाइन किए। और द सॉन्ग मर्सलस वाज कंपोज बाय रॉबर्ट डी एल इसले। ये पेट्रियाटिक सॉन्ग था जो रॉबर्ट डी एल इसले के द्वारा कंपोज किया गया था, यही गाते गाते। और इसका नाम मर्सलस क्यों पड़ा, क्योंकि उस जगह का नाम था मर्सलस, इसलिए उसका नाम पड़ा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद वाला लेक्चर आएगा, इसके बाद वाला लेक्चर में अटेंड करिए, और उसमें हिस्ट्री का पहला चैप्टर का कोर्स कंप्लीट है। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए।